नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। भारत के टेलीकॉम सेक्टर में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। फाइनेंशियल दिक्कतों से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया, एजीआर ड्यूज और बीएसएनएल पर टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया है। एजीआर बकाये पर सरकार का क्या कहना है, बीएसएनएल को लेकर सरकार की रणनीति क्या है, इसके अलावा सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर भी कुछ बातें कही गई हैं। तो तमाम बातों को आज के मनी सेंटर में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। देश में तेज और दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने का सपना अब सैटेलाइट के जरिए पूरा होने वाला है, क्योंकि एलन मस्क की स्टारलिंक समेत कई बड़ी कंपनियां भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज शुरू करना चाहती हैं। लेकिन सरकार ने साफ कह दिया है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो। ऐसे में हमारा सवाल ये है कि इन कंपनियों को किन किन नियमों से गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा चर्चा करेंगे देश के ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर की। खबरें आ रही हैं कि काफी समय के बाद इन सेक्टर्स की रफ्तार फिर से तेज होती हुई दिखाई दे रही है। किन किन फैक्टर्स की वजह से आ रही है तेज, आगे भी ऐसी ही हरियाली देखने को मिलेगा, प्रवीण सर से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे दिग्गज अर्थशास्त्री और इतिहासकार संजीव सान्याल की वार्निंग की। इन्होंने कहा कि काम करने की आबादी वो सिकुड़ जाएगी, ज्यादा पेंशन देना आफत बन सकता है। क्या है संजीव सान्याल की वार्निंग? एकदम आसान भाषा में इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। वोडाफोन आइडिया के एजीआर ड्यूज पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया। उन्होंने कहा कि वीआई के एजीआर ड्यूज को लेकर बातचीत अभी चल रही है, इस पर अंतिम फैसला बाद में लिया जाएगा। असल में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वो वीआई के एजीआर बकाये पर दोबारा विचार करे। तो क्या प्रवीण सर, एजीआर ड्यूज वाले मामले का निपटारा जल्द होने वाला है? अब बिल्कुल ऐसा जान पड़ रहा है, सरकार के पाले में पूरा मामला है। सरकार विचार कर रही है एजीआर पे किस तरह की रियायत, किस तरह की छूट वोडाफोन आइडिया को दी जा सकती है। और इसे लेके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काफ़ी कुछ वो बातें कही हैं। बताया है कि वोडाफोन आइडिया का आगे का रोड मैप, किस तरह से कंपनी आगे सर्वाइव कर सकती है जी। इस चीज़ को लेके भी उन्होंने एक बड़ा जिक्र किया कि साहब, हम सरकार के तौर पर हम चाहते हैं कि वोडाफोन आइडिया वो मार्केट में अच्छी तरीके से कारोबार करे, चले, बीएसएनएल भी रहे और इस सेक्टर में डुओपोली ना रहे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे, सब कंपनियां बराबरी से कारोबार कर पाएँ, चल पाएँ वहाँ पे। लेकिन अंत में कंपनी को किस तरह से चलाना है, उसकी रणनीति क्या होगी, ये वोडाफोन आइडिया को तय करना होगा। भले सरकार 49% की स्टेक होल्डर है, लेकिन कंपनी चलाना वो वोडाफोन आइडिया का काम है। इसको किस तरह से मुश्किलों से बाहर निकालना है, टर्न अराउंड कैसे करना है, ये वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट को तय करना होगा। जी सर, जो बात आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट को तय करना है, इसके पीछे का एक तर्क ये सामने आ रहा था कि जब लोग भी कह रहे थे कि 49% से अधिक की 49% की हिस्सेदारी सरकार के पास है, तो ऐसे में सवाल ये उठता था कि जब आपका सबसे ज़्यादा स्टेक है तो आपको ज़्यादा चिंता होनी चाहिए, आप ही बढ़ चढ़ कर आगे आइए और इसको रिवाइव करिए। क्या इसलिए ये सवाल उठना लाजमी हो गया कि भाई सरकार खुद से आए, बचाव पक्ष करे? नहीं, सरकार देखिए अपने एंड पर जो पॉलिसी रिलेटेड मामला है, जहाँ पे एजीआर के ड्यूज़ हैं, कंपनी को राहत किस तरह से दी जा सकती है, और ये सरकार का तर्क पहले से साफ तौर पे था कि एक तो 50% से ज़्यादा स्टेक नहीं रखना वोडाफोन आइडिया में। दूसरा ये कि कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में सरकार का कोई दखल नहीं होगा। सरकार ने भले इक्विटी खरीदी इसी साल फरवरी में और 49% की स्टेक होल्डर बनी, लेकिन तब भी सरकार ने साफ तौर पे कहा था कि सरकार कंपनी को चलाने के रोजाना के कामकाज में सरकार की कोई भागीदारी नहीं होगी। और ये उचित भी है। कंपनी चलाना, टेलीकॉम कंपनी को किसी को चलाना, वो उस कंपनी का काम है, न कि सरकार का काम है कि सरकार किसी कंपनी को मुश्किल से निकाले, सरकार उस कंपनी को चलने में मदद दे। ये सब काम सरकार का दरअसल है नहीं। पूरे के पूरे टेलीकॉम सेक्टर की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस किए जाने हैं, चाहे सेटकॉम को लेके हो या बीएसएनएल को लेके हो, या जो कॉल ड्रॉप की समस्याएं हैं, या लोगों को जो महंगे रिचार्ज हैं वहाँ क्या पॉलिसी होनी चाहिए। इस तरह की जो ज़्यादा लार्जर इश्यूज़ हैं,
सरकार का फोकस है, टेलीकॉम जो मिनिस्ट्री है, डीओटी है, उसका फोकस मुझे लगता है वहीं रहेगा। चलिए, तो भारत में जो टेलीकॉम सेक्टर में कितनी कंपनियां हैं इस लिस्ट से भी आपको कवर कर देते हैं। देखिए, बीएसएनएल पूरी तरह सरकारी है, वोडाफोन आइडिया 49% हिस्सेदारी है सरकार की, जियो और एयरटेल जो है वो निजी कंपनियां। वीआई के करीब कहा जा रहा है 20 करोड़ से अधिक जो है वो सब्सक्राइबर्स है बीएसएनएल के पास, 10 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर। और प्रवीण सर ने बता भी दिया कि भारत में 2 कंपनियों का बाजार यानी जो डियोपोली है वो जो है सरकार चाह रही है कि वो मेंटेन ना रहे। लेकिन वोडाफोन आइडिया की बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे सर। सरकार के सामने समस्या ये है कि सरकार को अगर चलाना होगा, एमटीएनएल का पूरा काम धंधा जो है सरकार वो बीएसएनएल में डालने वाली है, उसकी पूरी प्लानिंग है कि तमाम उनके एसेट्स को भी ये किया जा रहा था, उसके ऑपरेशंस को इधर डाल देंगे, एसेट्स को अलग मोनेटाइज करने की बात है। तो सरकार जब बीएसएनएल को चलाने में सरकार को इतनी मुश्किलें आ रही हैं, हर साल सरकार को लंबे चौड़े पैकेजेस जारी करने पड़ते हैं, एमटीएनएल से सरकार पहले से जूझ रही है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ का एक बर्डन है सरकार के ऊपर। तो क्या सरकार ऐसे में एक और कंपनी जो मुश्किलों में घिरी है उसके मैनेजमेंट को अपने हाथ में ले ले, फिर चलाने का फैसला करे या चलाए डे टू डे में, तो वो सरकार का ना तो काम है ना वो होना चाहिए। जी सर, बीएसएनएल को लेकर सरकार की रणनीति जो है वो भी सामने आते हुए दिख रही है, तो उसको भी मैं आपसे चाहूँगा कि डिकोड करें। देखिए, बीएसएनएल के पास करीब जो है 10 करोड़ कस्टमर्स है, इसलिए उसकी जो ज़रूरत है वो बनी हुई है क्योंकि उसको टिकाने रखने की। लेकिन सरकार के जो मंत्री साहब हैं वो कह रहे हैं कि बीएसएनएल ने 18 साल बाद जो है मुनाफा कमाया है। 2024-25 और 25-26 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो तेजी से बढ़ा है। सरकार ने अब तक जो है बीएसएनएल पर जो है 3 लाख करोड़ से ज़्यादा जो है वो खर्च भी कर दिए। पिछले साल ही कहा जा रहा है कि 25,000 करोड़ का निवेश जो है नेटवर्क सुधार के लिए किया गया था। तो बीएसएनएल पर सर सरकार का क्या फोकस है? क्या इसकी जो 4G नेटवर्क उसको और मजबूत करना चाहती है सरकार? इंडिजिनस वाली फैक्टर है बीएसएनएल के साथ? नहीं, बीएसएनएल का 4G भी एक्सपेंशन करना चाहती है, मजबूत करना चाहती है, 5G भी सरकार लॉन्च करना चाहती है। इसके साथ साथ सेटकॉम में भी बीएसएनएल को लेकर सरकार आना चाहती है। तो बीएसएनएल को दरअसल सरकार चाहती है कि मार्केट में दूसरी कंपनियों के साथ compete करे। जिन एरियाज़ में, जिन क्षेत्रों में ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो वहाँ ऑपरेट नहीं कर रही, वहाँ पे कामकाज में या सर्विसेज में इश्यूज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हो गए, वहाँ पे बीएसएनएल अभी भी मौजूद है, वहाँ पे बीएसएनएल की सर्विसेज हैं। तो सरकार का, और पिछले अगर 1-1.5 साल को आप देखेंगे तो जिस तेज़ी से काम किया गया है बीएसएनएल के, चाहे नेटवर्क को ठीक करना हो या सर्विस क्वालिटी को बेटर करना हो, वहाँ पे बड़े बदलाव किए गए हैं इस दौरान। अब सर, आपने सैटेलाइट इंटरनेट की बात छेड़ी है तो उस पर भी मंत्री साहब ने कुछ कहा है, उसको भी डिकोड करवा लेते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि सरकार ने जियो, वनवेब और स्टारलिंक को लाइसेंस दे दिए हैं, लेकिन उनको जो है कुछ जो सुरक्षा के नियम जो है उनसे उनको जो है गो थ्रू होना पड़ेगा, उससे पास ऑन होने की ज़रूरत है। आप कैसे देख रहे हैं सर इस खबर को? लगातार इसके पहले भी ये जो हम लोग मनी सेंटर में इस चीज़ को डिकोड करते हुए कोशिश कर रहे थे, जब इंडिया पाक के बीच में जो है रिलेशंस थोड़े ख़राब होते हुए दिख रहे थे, तो जब उस समय कहा जा रहा था कि सेटकॉम जो है, सेटकॉम कंपनियां जो पाकिस्तान जाकर सर्विसेज दे रही थी, तो इस हिसाब से भी कहा जा रहा था इनको कि हम लोग इसको थोड़ा स्क्रूटनी करते हुए देखेंगे क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी वाला मामला था। लेकिन जो फिलहाल जो मंत्री साहब ने कहा है कि स्टारलिंक समेत सभी सेटकॉम कंपनियों को पहले सुरक्षा एजेंसियों की जो मांगे हैं उनका पालन करना होगा। कैसे देख रहे हैं सर इस खबर को? ये बेहद ज़रूरी चीज़ है, नेशनल सिक्योरिटी सबसे ऊपर है, सबसे टॉप प्रायोरिटी है। और हमने अभी हाल में ही भले एक बहुत छोटी झड़प हुई दोनों देशों के बीच में, लेकिन उस दौरान ये पता चला कि बहुत सी छोटी चीज़ें, बहुत सी अहम जो है वो स्ट्रेटजीज़ बड़ी काम की साबित होती हैं जब जंग की बात आती है, लड़ाई की बात आती है। और यूक्रेन की जंग हो या बाकी दुनिया के इलाकों में जंग हो, सेटकॉम एक बड़ा प्रभावी जो है वो टूल साबित हुआ है। या रेस्क्यू की बात हो, जहाँ पे बाढ़ आई है, जहाँ पे नेटवर्क ख़त्म हो गए, वहाँ पे सेटकॉम के जरिए लोगों को बचाने और उसमें काम किया गया। लेकिन सेटकॉम के जरिए जो कम्युनिकेशन है उसका इस्तेमाल क्या देश विरोधी गतिविधियों के लिए हो सकता है? इस चीज़ पर भी लगाम लगाना या इस चीज़ को पहले से प्रिएम्प्ट करना, उसके लिए कंट्रोल करना, वो एक बहुत बेहद महत्वपूर्ण कदम है विशाल। जी, तो अब कंपनियों को सर ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका जो इंटरनेशनल गेटवे है वो सुरक्षित हो और यूजर्स का डेटा जो है वो भारत के अंदर ही रहे। तो ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण बात है सर। चलिए फिर सर आगे बढ़ते हैं। 2025 भारतीय ऑटो सेक्टर के लिए ऐतिहासिक साल बनता हुआ नजर आ रहा है।
टैक्स में राहत, सस्ते लोन, अच्छी बारिश और त्योहारों की ज़बरदस्त खरीदारी ने जो है कुल मिलाकर गाड़ियों की बिक्री को रफ्तार दी है। हालत ऐसे हो गए हैं प्रवीण सर कि इस साल देश में जो है 28 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियां बिकने का अनुमान किया जा रहा है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हो सकता है। प्रवीण सर, नॉट ओनली ऑटो सेक्टर बल्कि साबुन, डिटर्जेंट, शैम्पू, टूथपेस्ट, स्नैक्स और नूडल्स जैसी चीज़ों की भी जो अगर बिक्री देखी उसको वॉल्यूम वाइज अगर देखा जाए प्रवीण सर, तो 9 से 10% बढ़ी है, जबकि पिछले साल इसी समय जो है ये आंकड़ा 7.1% के आसपास रहा था। कैसे देख रहे हैं सर इन नंबर्स को? क्या इसको मैं जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन वाला जो बड़ा फैक्टर हुआ था, इसमें सरकार ने कहा कि जीएसटी जो बचत महोत्सव हम लोग मनाते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल उस वजह से जो है जीएसटी के रेट जो है रैशनलाइज किए गए, तो स्लैब्स को ख़त्म करने की कोशिश की। उसके बाद तमाम जो है मेरे पास तो एक डेटा था सर कि प्रति सेकंड 2 मोटरसाइकिल और 2 सेकंड में 1 कार जो है सेल हो रहा था सर, इतनी भारी तादाद में। कैसे देख रहे हैं पूरे खबर को? नहीं, बिल्कुल देखिए, ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये 3 कंपोनेंट ऐसे हैं इकोनॉमी के जो देश में ओवरऑल डिमांड के सिनेरियो को और सप्लाई के सिनेरियो को पहली चीज़ बताते हैं जी। साथ में ये बताते हैं कि इकोनॉमी की सेहत कैसी है, लोगों की कमाई कैसी है और ओवरऑल पूरे देश में अर्थव्यवस्था का हिसाब किताब कैसे चल रहा है जी। 2025 की जब शुरुआत हुई थी विशाल, तब हालात बिल्कुल अलग थे, बेहद डिफरेंट हालात थे। हम ये कहें कि पुराने साल यानी 2024 का एंड आते आते चीज़ें बहुत खराब हो गई, खराब थी। 7 तिमाहियों के निचले स्तर पर जो हमारी जीडीपी चली गई थी, उसके बाद डिमांड एकदम सबड्यूड डिमांड थी और अक्रॉस द सेक्टर्स डिमांड सबड्यूड थी, चाहे ऑटो सेक्टर ले लीजिए, चाहे एफएमसीजी ले लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी चीज़ें। और ये रूरल और अर्बन दोनों में एक सेम पैटर्न वहाँ पे दिखाई दे रहा था। लेकिन 2025 की जब हम तीसरी तिमाही से आप चले हैं आगे, तीसरी तिमाही में जब हम चले हैं, वहाँ से चीज़ें एकदम बिल्कुल पलटती हुई दिखाई दी हैं। उसने चाहे ऑटो सेक्टर हो, चाहे एफएमसीजी हो या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, इन तीनों सेक्टरों में एक नई जान फूंक दी और नतीजा फिर ये हुआ कि तीनों जो बड़े जो डिमांड के जो पैरामीटर वाले सेक्टर हैं, वहाँ पे हमको एक अच्छे नोट के साथ अब साल ख़त्म होता दिखाई विशाल दे रहा है जी। 2.8 करोड़ गाड़ियों की ओवरऑल अगर आप सेल देखेंगे तो 2.8 करोड़ गाड़ियों की बिक्री हुई है। ओके। ये आप 2018 का पीक, इससे पहले 2.5 करोड़ गाड़ियों का था। उसके बाद पिछले अगर आप साल देखेंगे तो 2.7 करोड़ तक आया और अब उसके बाद आपका 2.8 करोड़ का गाड़ियों की ओवरऑल बिक्री का है जी। इसी तरह अगर आप कार सेल्स के नंबर को देखेंगे तो तकरीबन 40 लाख गाड़ियों का जो नंबर है वो हमको अक्टूबर में सेल्स दिखाई दे रही है विशाल। जो अगर आप इससे पिछले महीने को देखेंगे सितंबर को तो 33 लाख थी। तो 22 सितंबर असल में एक जो मार्क क्रिएट हुआ जहां जीएसटी के 2 बड़े ऐलान किए गए, ऐलान किए गए, रेट रेशनलाइजेशन किया गया, उसने असल में पूरी तस्वीर इकोनॉमी की विशाल बदल दी। इसके अलावा सर ये भी फैक्टर्स सामने आ रहे हैं कि गाड़ियां क्यों बिक रही। कहा जा रहा है कि सस्ते लोन जो आरबीआई की तरफ से जो है ब्याज दरें कम की गई, 100 बेसिस पॉइंट का जो है सीआरआर में कट और तमाम जिस तरह से देखिए कि रेपो रेट में भी लगातार जो है कटौती की गई, उसके कहा गया कि कार और बाइक लेने में जो है बहुत जो है आसानी हो गई, लोन सस्ते हो गए और ईएमआई कम हुआ तो और खरीद बढ़ गई। फिर तीसरा फैक्टर ये आ रहा है सर कि अच्छा मानसून देखने को मिला और जो ग्रामीण डिमांड है वो देखने को मिली। गांव में भी सर बाइक, स्कूटर, छोटी कारों की डिमांड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिर अगला फैक्टर ये त्यौहार वाला भी अगर आप जोड़ दीजिए, अक्टूबर नवंबर में त्यौहारों के दौरान जो है कहा जा रहा है कि बम्पर बिक्री हुई। सिर्फ अक्टूबर में 40 लाख से ज्यादा, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, गाड़ियां बिकी, जो अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। अब कौन कौन सी गाड़ियां जो है जिसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो भी लिस्ट है सर, वो भी मैं बता देता हूँ। 2 पहिया वाहन, बाइक और स्कूटर को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, छोटी और सस्ती कारों को बहुत फायदा हुआ सर, और एंट्री लेवल की जो गाड़ियां हैं जिन पर टैक्स कम हुआ था वो सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है उनको होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सर अब बढ़ते हैं नहीं तो, लेकिन इस चीज़ को अब समझने की कोशिश करते हैं। आपने 2-3 चीज़ें बताई जी। एक इंडिकेटर बताया कि दोपहिया गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स की सेल्स में अच्छा इजाफा हुआ। दूसरा एंट्री लेवल की कारें और छोटी कारें एंट्री लेवल की कारें, एक बात आप मान कर चलिए, ये दोनों ये बताते हैं कि रूरल जो एरियाज़ हैं वहाँ पे डिमांड का जो अपटिक है, तेजी है, वो कहीं ज़्यादा है जी। एसयूवीज को पछाड़ दिया है छोटी कारों ने बिक्री के मामले में, और लास्ट में ये पूरा खेल जो पूरा ऑटो सेक्टर में जो एकदम उलटफेर हुआ है वो बिल्कुल साल के आखिरी 3 महीनों में दिखाई दे रहा है।
एसयूवीज की बिक्री को पछाड़ दिया छोटी कारों ने, यानी रूरल सेल्स बढ़ी है। दूसरी तरफ छोटी जो स्कूटर और मोटरसाइकिल हैं वहाँ पे भी बिक्री जब बढ़ती है तो ये पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों में आमदनी अच्छी हुई है, अच्छा मानसून रहा है जी। और लोगों के पास खर्च लायक पैसे हैं। और सरकार का जो सपोर्ट मिला है जीएसटी कट का, उसने एक बहुत रुकी हुई डिमांड को एकदम से फिर खोलने का काम किया बेचारा। एफएमसीजी सेक्टर पर भी अगर आए सर, तो महंगाई के कारण जो मांग जो थी, जो सुस्त पड़ी हुई थी, उसमें जो है जान आती हुई दिखी। और इसी बीच सर 2-3 कंपनियों की राय है, उसको मैं ऑन स्क्रीन में चाहता हूं कि मैं उसको पढूं। जैसे पार्ले का कहना है कि आगे की जो है 2 तिमाहियों में रफ्तार बनी रहेगी और प्रीमियम जो प्रोडक्ट्स उन पर जोर रहेगा। विप्रो कंज्यूमर केयर के अनुसार कहा जा रहा है कि टैक्स की राहत, सस्ती कमोडिटीज, अच्छी बारिश, सब मिलाकर माहौल जो है वो पॉजिटिव यानी सकारात्मक दिख रहे हैं। गोदरेज कंज्यूमर को भी उम्मीद है सर कि जीएसटी और इनकम टैक्स कटौती से लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा रहेगा और डिमांड में रहेगी। और जिस तरह से आप कह रहे थे सर कि पहले जो है नॉट ओनली रूरल, मतलब अगर शहरों में भी देखा जाए तो वहाँ भी समस्याएं बदस्तूर जारी थी, लेकिन अब ये चीज़ें जो है दुरुस्त होती हुई दिख रही हैं। कुछ ऐड नहीं, करना बिल्कुल चाहेंगे? बिल्कुल। वॉल्यूम ग्रोथ जो है अक्टूबर से दिसंबर के दौरान एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की, वो 9 से 10% की रफ्तार से बढ़ी है। पिछले साल अगर आप देखेंगे इसको तो ये 7.1% थी 2024 के अक्टूबर से दिसंबर के दौरान, जो 9 से 10% की ग्रोथ यहाँ दिखाई दी है। एफएमसीजी कंपनियां अगर आप पीछे 1-1.5 साल में देखेंगे तो इनकी हालत बहुत बुरी तरह से ख़राब हुई थी। तमाम फैक्टर थे, ऊंची महंगाई भी उसमें एक फैक्टर था, जहां इनपुट कॉस्ट बढ़ी, कंपनियों को अपने पैक साइज छोटे करने पड़े, ग्रामेज कम करने पड़े, वहाँ पे तमाम तरह के ऐसे काम करने पड़े जिसमें कीमतों को स्थिर या तो रखा जाए या थोड़ी कीमतें बढ़ाई जाए और पैक का ग्राम जो है या वजन कम किया जाए और उस तरह से चीज़ों को निकालने की कोशिश की जाए। इस सब कदमों के बावजूद चीज़ें बिकना दिखाई दे नहीं रहा था और अर्बन और रूरल दोनों इलाकों में हालात एक जैसे थे। लेकिन एक जीएसटी कट ने पूरी की पूरी चीज़ों को बदल दिया और अब जो सिनेरियो आउटलुक जो दिखाई दे रहा है वो ज़्यादा बेहतर दिखाई दे सर रहा है। अंतिम में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार की भी बात कर लेते हैं, वो भी तेजी से बढ़ रहा है, यानी जो एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जो है इत्यादि। अनुमान जताया जा रहा है सर कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक भारत जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा और सर 2029 तक तो इसका आकार जो है वो 3 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। सर क्यों बढ़ेगा सर ये सेक्टर? क्या लोगों की आय बढ़ रही है, ये बड़ा फैक्टर है, खासकर गाँव और छोटे शहरों में, या ग्रामीण इलाकों में जो बिजली और जो फाइनेंस की जो समस्या थी वो अब दूर होती हुई दिख रही है, सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों को कर्ज मिल रहा है, एमएफआईज वाला मामला भी है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जरिए उनको लोन मिल जा रहा है, आसानी से लोन मिल जा रहा है। क्या ये फैक्टर है या कोई और फैक्टर है? नहीं, बिल्कुल सारे जो आपने फैक्टर बताए, सारे फैक्टर यहाँ प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रूरल डिमांड बढ़ रही है, रूरल इनकम में इजाफा हुआ है, सड़कों का नेटवर्क अच्छा हुआ और अब गांव देहात में बिजली की जो पहुंच है, न केवल गांव देहात तक बिजली पहुंची है बल्कि बिजली 24 घंटे बिजली पहुंचने का भी एक माहौल तैयार हुआ, जहां पे कि तकरीबन सारा दिन आपको बिजली पहुंच रही है। तो उसने फिर जो इस तरह के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, चाहे फ्रिज हो, टीवी हो या वॉशिंग मशीन हो या दूसरे इस तरह के अप्लाइंसेस हैं, उनकी यहाँ पे बिक्री को बढ़ाने में बड़ी मदद जो है विशाल दी। सर लेकिन तमाम गुडी गुडीज बात हो रही, तो सर एक डेटा आज आया है, कहा गया कि 2000 से लेकर 2025 तक का मात्र 25 सालों में यानी 2.5 दशकों में चीज़ें बहुत जो है बदलती हुई नजर आ रही हैं। आपसे समझना चाहेंगे सर कि भारत जो 2000 के समय में कैसा था और अब कैसा है, उसको लेकर एक 2-3 डेटा है। अब मैं एक जो डेटा सबसे पहले आ रहा है कि कारों की संख्या जो पैमाना है माना जाता है इंडिकेटर्स, 2000 में मात्र जो है 7.5 लाख के आसपास हुआ करती थी, वो अब 2025 में देखिए तो वो 46 लाख के पास आती हुई दिख रही है। मोबाइल फ़ोन्स की जो संख्या है वो 2000 में देखिए तो 19 लाख के आसपास हुआ करती थी, वो अब 2025 में बढ़कर 118 करोड़ से भी अधिक होती हुई नजर आ रही है। टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स की बात करें, यानी जितने लोग जो है फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2000 की बात की जाए तो उस समय जो है 28.5 मिलियन यानी 2.85 करोड़ लोग जो थे वो टेलीकॉम के सब्सक्राइबर्स थे, मोबाइल फोन चलाते थे। लेकिन 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 123 करोड़ हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, 140 करोड़ से अधिक की आबादी है हमारे देश की। होटल कीज यानी होटल की संख्या देखा जाए तो 2000 में मात्र 24,000 होटल्स हुआ करते थे, लेकिन 2025 में ये संख्या बढ़कर 2,04,000 के पार जाती हुई दिख रही है। नंबर ऑफ QSR चीन आउटलेट्स यानी जो क्विक सर्विस जो है रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो बेहतर रूप से प्रवीण सर समझाएंगे, जैसा कि आपको और आसान भाषा में अगर समझाएंगे, मान लीजिए हल्दीराम का आउटलेट हो गया, बीकानेर वाले का आउटलेट हो गया और तमाम जैसे जो आप गए फटाफट खाए और चले आए, उनकी संख्या देखिए 2000 में मात्र ये 500 से 800 हुआ करते थे और 2015 में बढ़कर 3,500 से 4,000 हुए और 2025 में आंकड़ा बढ़कर जो है 8,500 से 9,000 के
के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो सर, जिन आंकड़ों को मैंने अभी पढ़ा आपको और जो बताया कि पिछले जो 2.5 दशकों में अगर देखा जाए तो सीधे अगर 100, 200, 500% नहीं, सीधे 1000% की तेजी तमाम सेक्टर्स में देखने को मिल रही है। चाहे वो अगर आप देखिए फ़ोन की नंबर्स का, अगर आप देखिए स्मार्टफोन की संख्या देखिए, या उसको यूज़ करने वाले जो टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स उनको देख लिए, होटल के जो आंकड़े देखिए, तमाम सेक्टर्स में अभी तो आंकड़े और कुछ के आए भी नहीं है सर। अगर जो रिपोर्ट के मैं हवाले पढ़ रहा हूँ, उन्होंने 4-5 फैक्टर्स को ही देखा है। अगर और ओवरऑल फैक्टर्स को अगर देखा जाए और इंडिकेटर्स को देखा जाए तो और मूलभूत जो है चीज़ें बदलती हुई दिखेगी। आप कैसे देख रहे हैं इन आंकड़ों को? तो विशाल देखिए, जी। जब 25 साल पूरे किए हैं इस नए जो 21वीं सदी के हमने, उसके 25 साल बेहद महत्वपूर्ण है और एक सदी के चौथाई हिस्से को हमने पूरा कर लिया है। इस दौरान भारत की पूरी ग्रोथ को हम समझने की कोशिश भी करते हैं। 3 सक्सेसिव गवर्नमेंट, एक तरह से अगर हम ब्लॉक्स के हिसाब से देखें, एनडीए के ब्लॉक की और फिर यूपी की, तो 3 एक तरह से सरकारें रही। वाजपेयी का दौर रहा 2000 से 2004 के दौरान, 1999 से 2004 तक सरकार रही। 4 से 14 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे जो खुद इकोनॉमिस्ट थे, और उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है 2014 से 25 तक। इस दौरान जो बदलाव हुए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है और देखने लायक है। सरकार ने रिफॉर्म के मोर्चे पर भी बहुत चीज़ें की हैं, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही हो या प्रधानमंत्री मोदी या वाजपेयी जी की गवर्नमेंट रही हो। सबसे बड़ा बदलाव जो हमको दिखाई देता है वो टेलीफोनी की क्रांति के तौर पर दिखाई देता है, जहाँ पे मोबाइल फ़ोन आना 2000 के उसमें शुरुआत हुई थी। और तब का जो आंकड़ा बताता है, पूरे देश में अगर आप मिलाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 19 लाख फ़ोन थे हुआ करते देश में मोबाइल फ़ोन, और जो आज आंकड़ा 118 करोड़ पहुंच गया है। इससे देश में रैपिड एक्सपेंशन, जो पूरा का पूरा जो डिजिटल क्रांति है, जिसके बूते आज हमारा पूरा यूपीआई इकोसिस्टम टिका हुआ है, पूरा बैंकिंग सिस्टम है, जिसके बूते पैन, इनकम टैक्स, सारी जो पूरी इकोनॉमी आज को आप देख सकते हैं। बिल्कुल, सारी जो इकोनॉमी आज असल में जो अगर डिजिटलाइजेशन हुआ है तो उसकी बैकबोन अगर है तो वो आपका मोबाइल फ़ोन है, और इसमें भारत के लगातार जो किए गए कदम है वो विशाल है। जी। और यही डेटा फिर आपको चाहे कार्स हो, चाहे बाकी के जो चाहे टूर ट्रैवल के अगर लिहाज से आप देखें तो होटल हो, या फिर आपके QSR या होटल चेन्स हो, इनको अगर आप देखते हैं तो 25 साल में भारत ने एक बिल्कुल बड़ी तेज ग्रोथ वाली यात्रा विशाल तय की है। इसका कई आंकड़े थे सर, जो हम लोग अभी जो है $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने की बात कर रहे हैं। 2047 तक जो कहा जा रहा है कि $5 ट्रिलियन, और वहां तक पहुंचने पर डेवलप्ड इकोनॉमी का जो है तमगा मिल जाएगा। इन सब बातों को भी अचीव करने की बात अगर देखा जाए सर, तो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? क्या हम लोग 47 तक $5 ट्रिलियन का आंकड़ा पार करेंगे, या उससे अधिक जाकर हम लोग देखते हैं अपने आप को? नहीं, बिल्कुल देखिए, 2047 तक डेवलप्ड देश बनाने का टारगेट भारत ने रखा है। अलग अलग जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि साहब आपको 12% की ग्रोथ, अगर हम ग्रोथ रेट के हिसाब से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, 12% की ग्रोथ बताया जाता है। कुछ में ये कहा जाता है 8-9% की ग्रोथ भी अगर कंसिस्टेंट ग्रोथ रहती है तो भी भारत उस पड़ाव पे पहुंच सकता है। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो या दूसरे इमर्जिंग सेक्टर्स हों, वहाँ पे भारत का परफॉर्मेंस है, जो एक एस्पिरेशनल आपकी पॉपुलेशन है, आबादी है, चाहे डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, ये और एक पॉलिसी फ्रेमवर्क, एक सिंक में पॉलिसी फ्रेमवर्क, वो भारत को यहाँ पे पहुंचाने में कारगर साबित एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो नंबर बता रहे हैं सर कि देखिए 19 लाख और कहाँ 118 करोड़, क्या फैक्टर्स रहे जो इस तरह के जो है मूलभूत जो है चेंजेस दिखाने में हम लोग को मदद कर रहे हैं सर? कैसे क्या बदलाव हुआ मात्र 25 सालों में? अगर मात्र 2000 से देखा जाए 2025 के बीच, तो 2-4-5 कारण या कोई रिफॉर्म्स करने वाली जो आप पॉलिसी हो या प्रोग्राम हो, उनको आप नाम देना चाहें? नहीं, देखिए, एक तो आप ये समझिए कि इन 25 सालों में सबसे ज़्यादा क्या बदला? सबसे ज़्यादा बदला है लोगों के कमाई। जब 2000 के दशक में अगर आप देखेंगे, 2000 में देखेंगे, तब लोगों की इनकम, और 25 साल में लोगों की इनकम में एक्सपोनेंशियल सुधार हुआ है। यही वो वजह है जिससे पिछले 8-10 साल में जब हम बात करते हैं, और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार में, तकरीबन 39 करोड़ लोग बेहद गरीबी की रेखा से बाहर निकलकर विशाल ऊपर आए हैं। तो लोगों की कमाई में एक बड़ी बढ़ोतरी, इजाफा हुआ है। उसके साथ सरकार के जो पॉलिसी जो फैसले रहे हैं 14 से लेकर 25 तक, अगर ख़ास तौर पर हम देखें, जिसमें बैंकों का परफॉर्मेंस, बैंकों का जो बुरी
स्थिति थी खासतौर पे सरकारी बैंकों की, वहाँ से निकलकर बैंक बड़े कद्दावर बैंकों की श्रेणी में बनते हुए दिखाई दे रहे। तो वो सरकार के तमाम ऐसे फैसले इसमें शुमार रहे हैं जिन्होंने इस पोजीशन तक आने में मदद की है। विचार चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आजकल चुनावी वादों में जो है फ्रीबी योजनाओं की भरमार है। कहीं फ्री बस यात्रा दी जा रही है, कहीं मुफ्त बिजली, तो कहीं जो है ज़्यादा पेंशन के वादे किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये योजनाएं जो है सच में गरीबों का सहारा बन रही हैं या आने वाली जो पीढ़ियों के लिए जो है आर्थिक बोझ तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के जो सदस्य हैं संजीव सान्याल ने इस मुद्दे पर बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि जरूरतमंदों के लिए सेफ्टी नेट जो है वो जरूरी है, लेकिन बिना लक्ष्य यानी बिना टारगेट वाली जो फ्रीबीज और पुरानी पेंशन जैसी योजनाएं देश की अर्थव्यवस्था को लंबे समय में जो है वो कमजोर कर सकती है। उन्होंने यूरोप का भी जो है उदाहरण जो है एग्जाम्पल देते हुए बताया कि आज का जो फैसला है आने वाले 25 साल बाद भारत को भारी जो है कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकता है। प्रवीण सर, कहाँ है दिक्कत और संजीव सान्याल साहब की जो वार्निंग है उसको हम लोग कैसे देखें? नहीं, संजीव सान्याल बार बार इस तरह की चेतावनियां जो है वो इकोनॉमी को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, क्या सरकार के सामने चैलेंजेस हैं, क्या खजाने की चुनौतियां हैं, देश के जो राजकोषीय स्थिति है उसके सामने क्या चुनौतियां, उसको वो अक्सर कर बताते रहते हैं। और उसी कड़ी में उन्होंने ये तमाम जिक्र किए हैं कि कैसे जो है फ्रीबीज जो हैं, और इसको लेके अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ वक्त में बड़ी बहस हुई कि कभी महिलाओं को 1000 रुपये की वो दी जाती, कभी फ्री बस, फ्री मेट्रो टिकट, इस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। उसको लेके उन्होंने कहा है कि अगर आप कहीं मान लीजिए किसी महिलाओं के लिए अगर आप कहते हैं कि आप बस में फ्री यात्रा कर सकते हैं, तो आपको वो कैसे गरीब उसमें पता करेंगे गरीब और अमीर? हाँ, गरीब जो दूसरा जो तबका गरीब है उसको आपकी फिर मदद किस तरीके से है। तो एक तरीके से लोगों का जो गरीब तबका है जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है उसको सपोर्ट देना सरकार का कर्तव्य भी बनता है, लेकिन आपके बिना सोच विचार के इस तरह के कदम नहीं उठाए जाने चाहिए जहाँ पे कि आपके खजाना आपका खाली हो रहा हो और आप लोगों को उससे लोगों को फ़ायदा भी ना हो। बेसिकली जी। जो नॉन टारगेटेड ऑडियंस या नॉन टारगेटेड जो आपका तबका है उस तक भी फ़ायदे पहुंच रहे हैं जिसको ज़रूरत नहीं है और उसको भी उसका फ़ायदा मिल रहा है और अंत में खजाने को इससे नुकसान पहुंच रहा है। विचार जी, सेफ्टी नेट पर उन्होंने क्या बातें कही वो भी हम लोग जान लेते हैं। उनका कहना है कि किसी भी समाज में जहां लोग जो है जोखिम लेते हैं, चाहे वो स्टार्टअप शुरू करने के लिए ले या छोटी जो है किराना दुकान चलाने के लिए ले, नुकसान का खतरा जो है हमेशा रहता है। ऐसे में जो लोग असफल हो जाते हैं, जो मान लीजिए स्टार्टअप चलाए वो नहीं चला पा रहे हैं, उनके लिए सरकार को जो है सहारा यानी जो है सेफ्टी नेट देना चाहिए। गरीबों की मदद से जो है उन्हें आगे बढ़ाने का मौका जो है वो भी देते हुए बात वो कह रहे हैं गरीब वर्ग को जो है मदद मिलनी चाहिए ताकि वे खुद जो है ऊपर उठ सकें। लेकिन सिर्फ ये मान लेना कि जो है आर्थिक विकास जो है ऐसे अपने आप जो है वो आगे बढ़ जाएंगे, वो गलत है। कुछ लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी जो सहायता है वो देना बहुत ज़रूरी है। फ्रीबीज पर आपत्ति को आपने बात बता ही दी है सर, लेकिन पुरानी पेंशन स्कीम पर भी उन्होंने चेतावनी दी है सर। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर जो है उन्होंने कहा कि ये जो है आगे आने वाली पीढ़ी पर जो है वो बोझ पड़ेगा। करीब 25 साल बाद भारत में काम करने वालों लोगों की जो संख्या है वो घटती हुई दिखेगी और पेंशन लेने वालों की संख्या वो बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में सरकार के पास जो है पेंशन के लिए पैसे जो है वो बचेगा ही नहीं। तो मान लीजिए कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ रहे हो या तमाम जो पेंशन की सुविधाएं हैं, जैसे जिसको जो बुढ़ापे में भी जो मिलते हैं सर 1000, उसको कहा जाता है कि 2000 नहीं 5000 नहीं 10,000 कर दीजिए, लेकिन वो फीजिबल नहीं है इकॉनमी के लिए। बताइए सर इसको दम। नहीं, बिल्कुल आप जो संजीव सान्याल साहब बात कह रहे हैं और इसको हम बार बार जिक्र हम लोग भी करते हैं मनी सेंट्रल में भी कि आखिर पुरानी पेंशन पे सरकार के ऊपर कर्मचारियों का दबाव लंबा चौड़ा है कि आप उसको लेकर आइए, या जो तबका कमाने से अब बाहर हो रहा है 60 की उम्र को पार कर रहा है, आखिर उसको सरकार की तरफ से पेंशन या इस तरह के जब मत दिए जाएंगे उसका बाकी का जो समुदाय जो कमा रहा है, जो तबका कमा रहा है, उसका उस पर क्या असर होगा। जब खजाने का एक बड़ा हिस्सा पेंशन और इस दूसरे इस तरह के लाभ देने में चला जाएगा तो ऐसे लोगों पे टैक्स का बोझ या दूसरे बोझ सरकार डालेगी जो उस वक्त कमा रहे हैं। इसका असर पूरी की पूरी
सिस्टम पे, पूरे के पूरे इकोनॉमी पे और पूरी की पूरी आबादी पे इसका सर उन्होंने यूरोप का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यूरोप के कई देशों में जो है रिटायरमेंट का जो उम्र है वो 70 से 75 साल तक बढ़ानी पड़ रही है, ताकि जो है कि लोग जो है ज़्यादा काम कर सकें। फ्रांस में तो पेंशन लेने वाले ज़्यादा हो गए और काम करने वाले लोग कम हो गए। अगर भारत ने समय रहते अगर इन सब बातों को नहीं सोचा समझा तो उनको बड़ा परेशानी हो सकती है। जिस तरह से सर मैं बात और आपसे समझना चाहता हूँ, अगले 25 साल में भारत में भी आबादी का इसी तरह का हाल होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड विल नाउ बिकम डेमोग्राफिक बूम। बिल्कुल, जहाँ पे कि उम्र दराज आबादी ज़्यादा होने लगेगी और कमाने वाली आबादी यहाँ पे कम होने लगेगी, और उसका फिर असर सरकार के खजाने पर भी दिखाई देना शुरू होगा। लोगों पर सरकार को ज़्यादा टैक्सेस लगाने पड़ सकते हैं, जैसा फ्रांस या बाकी के देशों में सरकारों को करना पड़ रहा है, क्योंकि उन देशों में आबादी कम है, इसलिए सरकार पे वजन भी कम है। भारत जैसे देश में जहाँ पर कैपिटा इनकम भी कम है, इकोनॉमी का साइज़ भी अभी उस हिसाब से नहीं है, जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी का बोझ जिसको वेलफेयर स्कीम के दायरे में डालकर उनका बोझ खजाने पर के जरिए उठाया जाए, वो भारत के लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। लेकिन लास्ट सवाल, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? मतलब और क्या करने की ज़रूरत है? रीस्किलिंग पर हम लोग को जोर देने की ज़रूरत है, शिक्षा पर ज़रूरत है, जोर देने की ज़रूरत है? बिल्कुल, रीस्किलिंग पे ज़रूरत है, और सरकार भी इस मामले में कदम उठा रही है कि जहां स्टार्टअप्स लगाने पे, कारोबार शुरू करने पर, अपना बिजनेस शुरू करने पर लोगों को बेनिफिट दिया जाए। हाँ, लोगों को उसके लिए उत्साहित किया जा रहा है, बजाय कि आप नौकरी करें या सरकारी नौकरी करें और उसके ज़रिए आप एम्प्लॉय बने। सरकार चाहती कि आप एम्प्लॉयर बने। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर के देशों पर भारी भरकम टैरिफ थोपने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही टैरिफ का शिकार हो चुके हैं। ट्रंप को अब तक ये लग रहा था कि टैरिफ से अमेरिका जो है मालामाल हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये दाव जो है ट्रंप को इतना भारी पड़ गया जिसकी उम्मीद उन्हें खुद भी नहीं थी। दरअसल रिपोर्ट की माने तो अमेरिका में कंपनियों के दिवालिया होने के मामले इस साल 2025 में 15 साल के हाई पर पहुँच गए। कंपनियां इसकी बड़ी वजह जो है ट्रंप के टैरिफ को बता रही हैं। इसके अलावा प्रवीण सर, महंगाई इस स्थिति को और भी बिगाड़ने का काम किया है। क्या कहना चाहेंगे इन आंकड़ों को सर? और हाल फिलहाल में मैं और आप जब ड्राइव करके जा रहे थे सर, तो उसी बीच जो है यूएस की इकोनॉमिक डेटा आई थी। जीडीपी 4.2% के आसपास बढ़ती हुई, 4.3% के आसपास बढ़ती हुई। तो जब आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी आपकी बढ़िया है, तो फिर ये बेरोजगारी और फिर बैंकरप्सी वाला मामला क्या है सर? नहीं, बिल्कुल, ये इकोनॉमी के अमेरिकन और बड़ा एक अंतर विरोधी सी चीज़ है कि आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो तीसरी तिमाही में 4.5% के लगभग दिखाई दे रही है, 4.3% दिखाई दे रही है, और आपके जो कंपनियों से लेके, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कंपनियाँ, बड़े लार्ज कॉरपोरेट से लेके मिड साइज कंपनियाँ, छोटी कंपनियाँ, उनसे लेके एयरलाइंस भी शामिल हो गई, उनसे लेके मॉम एंड पॉप स्टोर यानी जो आउटलेट्स हैं, रिटेल स्टोर्स हैं वो, और वहाँ से लेकर फिर इंडिविजुअल तक, आम लोगों तक, दिवालिये होने वाले लोगों, कंपनियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। सर जनवरी से नवंबर 2025 के बीच 1717 कंपनियों ने दिवालिया होने की जो है आवेदन किया है। ये संख्या 2024 की तुलना में अगर देखें तो 14% अधिक है, और 2010 के बाद तो सबसे ज़्यादा है सर। बिल्कुल, तो ये तीसरी तिमाही तक ये आंकड़ा जो है वो 6,500 के आसपास दिखा रहा है। इसमें एक मैं रिपोर्ट देख रहा था उसमें, और मतलब $बिलियन वाली जो कंपनियां हैं वहां तक भी दिवालिया होने की स्थितियां हैं। सर कुछ दिन पहले ही मनी सेंटर में हम और आप डिस्कस कर रहे थे, तो ट्रंप साहब तो हमें और दुनिया भर के लोगों को मूर्ख कह रहे थे कि जो लोग हमारे टैरिफ पर सवाल उठा रहे हैं उनको ये पता नहीं कि हमें हजारों लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं टैरिफ की वजह से। तो फिर ये बात कैसे विरोधाभास, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल, वही थोड़ा मुश्किल वाली बात है, और उसमें एक और फैक्टर और भी है। इस साल अगर आप 2025 को देखेंगे तो अमेरिका में 11.5 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियों से निकाला गया है। 11,70,000 ले ऑफ हुए अमेरिका में। उसमें टेक्नोलॉजी से लेके एआई, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, तमाम सेक्टर ऐसे हैं जहां लोगों को बड़े पैमाने पे नौकरियों से निकाला गया है। इसका मतलब विशाल ये है कि महंगाई, ट्रेड अनसर्टनिटी, ये तमाम फैक्टर ऐसे हैं जो अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिकन बिजनेस और अमेरिकन लोगों पर खराब या विपरीत असर डाल रहे हैं। वहाँ डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, वहाँ कंपनियाँ और लोग दिवालिया। और ये भी बात सामने आ रही है सर कि कंपनियां कीमत क्यों नहीं बढ़ा पा रही हैं। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि आम लोग पहले से ही जो है महंगाई से परेशान हैं। कंपनियां डर रही हैं कि अगर कीमत बढ़ाई तो और जो कस्टमर्स है वो कम हो जाएंगे, इसलिए जो है कई कंपनियां जो है कुछ हद तक जो है नुकसान जो है सहती नहीं और ज़्यादा समय तक इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाई, और उसके बाद जो है वो बंद करती हुई दिखी अपने कारोबार को। और सबसे ज़्यादा जो असर है किन सेक्टर्स पर पड़ा है, इसके भी डेटा है सर। इंडस्ट्रियल सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, इस सेक्टर में करीब 70,000 नौकरियां जो हैं एक
साल में चलेगी। कंज्यूमर सेक्टर, अगर जो डिस्क्रिशनरी सेक्टर जो है फर्नीचर, फैशन और गैर जरूरी सामान बेचने वाली कंपनियों पर भी जो है मार पड़ती हुई दिख रही है और बड़ी कंपनियां भी डूबी हैं सर। $1 अरब से ज़्यादा एसेट वाली कंपनियों के दिवालिया होने के मामले जो हैं वो ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो चिंताजनक बात है। और कुछ जो बड़े उदाहरण को अगर देखा जाए सर, तो जिस तरह से मैं बोल रहा था, स्पिरिट एयरलाइंस का नाम सामने आ रहा है सर। अगस्त 2025 में दिवालिया हो गई, 12 महीने में दूसरी बार ऐसा देखने को मिल रहा है। फिर पॉजिजन, एक सोलर कंपनी है सर, वो नवंबर 2025 में दिवालिया हो गया। कारण बताया गया कि सोलर सामान पर जो टैरिफ बढ़ा दिया गया, उससे जो है जो टैक्स का जो छूट है वो खत्म हो गया और इस तरह से जो कंपनी को जो है बड़ी मार पड़ती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा और भी कई सेक्टर्स इस पर मार पड़ती हुई दिख रही है। तो सर इसका क्या, व्हाट इज़ द वे फॉर, मतलब आगे क्या होगा? ट्रम्प साहब फिर ये कहते रहे हैं कि नहीं भाई हमें तो पैसा आ रहा है टैरिफ की वजह से, और इंडिया यूएस वाली भी बात कर लेते हैं लगे हाथ। क्या हमारे और उनके बीच में जो टैरिफ को लेकर जो समस्याएं चल रही हैं, 50% के आसपास लगा हुआ है टैरिफ, ये कब खत्म होता हुआ दिखेगा सर? नहीं, पूरी दुनिया के ऊपर जो टैरिफ का बम फोड़ा है, इमिग्रेशन को लेके जो पॉलिसीज़ कर रहे हैं, वीज़ा को लेके रूल्स को सख्त किया है अभी हाल में ही, और रूल्स को कई देशों के लोगों को एंट्री से रोक लगा दी गई है कि उनको वीज़ा ही नहीं दिया जाएगा। ये तमाम फैक्टर हैं। अमेरिका को लेके कहा जाता है कि अमेरिका जो है वो इमिग्रेंट्स के द्वारा खड़ा किया गया देश है जी। और अब वहाँ पे जो स्किल्ड लोग हैं उनको भी वहाँ पे रहने का या वहाँ पे काम करने को लेके रोका जा रहा है। तो इस तरह की पॉलिसीज़ पूरे के पूरे अमेरिका के लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही हैं विशाल, और वो असर अब धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। पिछले साल ट्रम्प साहब का चुनाव हुआ था, जीते थे, और अब आप समझिए कि उनको 4 साल का वक्त है पूरी दुनिया के लिए। 4 साल में किस तरह की पॉलिसीज़ शक्ल लेती हैं, कब तक भारत के साथ, कब तक चीन के साथ ट्रेड डील्स अमेरिका की होंगी, क्या फ़ायदे हो रहे हैं अमेरिका को, ये दिखाई तो केवल एक डेटा में दिखाई दे रहा है जो 4.3% का डेटा आया है आपकी ग्रोथ का। लेकिन अदरवाइज जो सारे फैक्टर दिखाई दे रहे हैं वो ये दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी बैठने की कगार पे जा रही है। नहीं, कुछ इकोनॉमिस्ट का कुछ तर्क भी आया सर, वो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं कि जिसमें जो सवाल उठ रहा था कि अर्थव्यवस्था मजबूत है फिर भी आपकी कंपनियां क्यों डूब रही। तो कहा जा रहा है कि ये ग्रोथ जो है हर सेक्टर तक नहीं पहुंच रही है। दूसरा फैक्टर ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जो फायदा है अमीर लोगों की खपत तक ही सीमित रह गया है। एआई और बड़ी कंपनियों में जो है वो निवेश से ही बस जो है मामला असलटता हुआ दिख रहा है। तो तमाम और जो तबके हैं वहाँ तक ये पैसा या जो कमाई है, ये जो ग्रोथ है, जो रिफॉर्म्स, ओवरऑल इकोनॉमी के अनइवन ग्रोथ बेसिकली वहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसका सर एक ग्लोबल इम्पैक्ट भी कुछ पड़ेगा सर, क्योंकि जब अमेरिका बैठेगी तो फिर दुनिया भर के जो देशों पर भी इसका असर पड़ेगा। फिर शेयर मार्केट, बिल्कुल, अमेरिका में अगर मुश्किल पैदा होती है, अमेरिकन इकोनॉमी में मुश्किल पैदा होती है, तो वो पूरी दुनिया पर उसका स्पाइरल इफेक्ट नज़र साफ तौर पे आएगा। चलिए सर, तो आज के मनी सेंटर में इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।